हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट और आज हम सीडीपी के प्रश्नों को हल करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2018 का है और ये सेकंड पेपर है। तो आज हम सेकंड पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, ये मैं हर बार बताती हूँ। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको बताती हूँ, आपके पास समय भी बहुत कम है तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और आप वैसे बुकों से भी लगा सकते हो, लेकिन बुकों से लगाने में आपको मतलब ये श्योर नहीं रहते हो कि ये इसमें ये जो आंसर दिया है वो आपका सही है या गलत है। यहाँ आप कमेंट भी करते हो तो आपकी तैयारी बेहतर होती है। शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यानी सबसे पहले जो शरीर का विकास है, मानव का विकास है, बच्चे का जो विकास है वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो उसका विकास केंद्र से होता है। यानी केंद्र से बाकी और जो हमारी जगह होती है परिधियों की ओर जो विकास होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये क्या दर्शाता है? तो सबसे पहला है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों को। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों का। यानी सबसे पहले विकास किसका होता है? अंदर यानी बीच का होता है और फिर उसके बाहरी भाग का होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, ठीक है, और सिर बनने के बाद फिर उसका ये इस तरीके से, यानी ये बाहरी जो भाग होते हैं ये सारे बनते जाते हैं। यानी हाथ हमारे सबसे लास्ट में निकलते हैं, पैर भी हैं, फिर ये हाथों के बाद जो उंगलियां होती हैं वो उसके बाद। तो ये क्या है? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों का। यानी सबसे पहले मध्य यानी बीच का विकास होता है बच्चे के शरीर का और फिर उसके बाद बाहर का। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, यानी स्कूल एक कैसा मतलब कैसी संस्था है? परिवार है, स्कूल है। तो यानी परिवार हमारी कैसी संस्था है? परिवार हमारे बच्चे के समग्र विकास की पहली संस्था मानी जाती है। परिवार बच्चे का सबसे पहला विकास कहाँ होता है? तो परिवार में होता है। वो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। यानी हमें जो कुछ भी करना है, हमें स्टडी बच्चों को करानी है तो वो भी हमें बाल केंद्रित करानी है और बच्चे भी मतलब स्कूल भी बाल केंद्रित ही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप एक समूह शिक्षक से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो जल्द से जल्द आप कमेंट करें और राइट आंसर इसका बताएं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, समूह की अनुरूपता का। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। यानी बच्चा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा कब सीख जाता है? तो ये कौन सा चरण है? अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वस्तु स्थायित्व कहते किसे हैं। तो वस्तु स्थायित्व का अर्थ होता है कि वस्तु के न दिखने पर भी उसका अस्तित्व बना रहना। यानी बच्चा जान जाता है कि उसके सामने ये वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी ये वस्तु है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको पता होता है कि उसको उसकी माँ नहीं दिख रही है, लेकिन उसको पता है कि हम मेरी माँ यही कहीं है। यानी वस्तु के न दिखने पर भी वस्तु
का अस्तित्व रहता है। तो वो रो के और मतलब रोना शुरू कर देता है, तो फिर उसकी माँ उसको जल्द से जल्द गोदी में लेती है, तो यानी वो जान जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। इसमें क्या होता है, संवेदी जो गामक ये जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा ज़्यादातर क्या करता है, अनुकरण करता है, वस्तु स्थायित्व की भावना हो जाती है और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है और इसका मतलब जीववाद भी होता है। यानी बच्चा इसमें खिलौनों को भी क्या समझता है, वो नहीं, ये संवेदीगामक में नहीं होता, ये आपका संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है जीववाद। यानी इसमें वस्तु स्थायित्व होता है, अनुकरण होता है, ये आपकी होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। यानी ये जो व्यक्तिगत शिक्षा है, ये किसके योजना में बनाई जाती है, यानी ये इसका संदर्भ क्या है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कितने महीनों का बच्चा है जो छोटे छोटे वाक्यों को क्या करता है, बोलना शुरू कर देता है? ये देखो, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और 30 से 36। तो आपके घर में या आपके पड़ोस में जहाँ कहीं भी रिश्तेदारी में आपके जो बच्चे होंगे आपने देखे होंगे, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, 18 से 24। यानी 1.5 साल का जो बच्चा होता है तो वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, बाबा, दे दो, लाना। ठीक है, ये बहुत से शब्द होते हैं, मम्मी, और इनको बोलना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई है ये अवधारणा, किसने दी है आपकी? तो जल्द से जल्द कमेंट करें आप। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, स्टर्न के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। यानी सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से हम जोड़ते हैं? दृढ़ बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अविश्रुत सोच या विविध सोच। तो जब बच्चा सृजनशील होता है, सृजनात्मक जो बुद्धि होती है, अवधारणा होती है, तो उसमें क्या होता है, इसमें विविध सोच। आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अब आपको इसमें क्या भरना है? तो 9 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, ध्वनि संबंधी। थोड़ा आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपका पॉइंट आएगा मैं उसको ज़रूर आपको बता दिया करूँगी। मेन पॉइंट जो भी होगा आपके लिए उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। यानी अब इसमें पूछ रहा है सोचने की प्रक्रिया, संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषाई, उद्धृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी ये जो सोचने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा प्रभावित होगी? भाषा के द्वारा। यानी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे भाषा निर्धारित। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, अनुमानी विधि का। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। यानी उसको कोई भी कार्य दो, आप जैसे कोई भी उसको पाठ याद करने के लिए देते हो, या कोई भी उसको ड्राइंग बनाने के लिए देते हो, कुछ भी देते हो कार्य, तो वो उसको क्या करती है, वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों हिस्सों में बांट लेती है। यानी उसको क्या करती है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेती है। तो ये क्या है, कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक
विधि का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, विश्लेषण। यानी विश्लेषण का अर्थ ही होता है यानी कई खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, यानी खंडों में बांट के हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या को हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है। तो राइट आंसर आप देने की कोशिश किया करो। क्या होगा? लैंगिकता का अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता का एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। यानी पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है। तो लैंगिकता एक अंतर्निहित तो नहीं होगी क्या? अंदर से हम ये सोचते हैं कि पुरुष और महिला अलग अलग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आनुवंशिक भी नहीं है यह प्रतिभा, आनुवंशिक प्रतिभा इसमें भी नहीं होगी, और अंतर्ज्ञानी अवतरण भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, यानी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ये समाज की अवधारणाएं हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, जल्द से जल्द कमेंट करें क्या राइट आंसर होगा आपका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका आपका क्या राइट आंसर होगा? जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर बताइए आप। सामाजिक संतुलन, सामाजिक अस्तित्व व वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्व, ठीक है, और सामाजिक संतुलन होगा आपका, विश्व बंधुता होगी, या सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, समता एवं समान अवसर। यानी सबको समान समझना है बच्चों को, और हमें सभी को समान अवसर भी प्रदान करने हैं। ये समावेशी शिक्षा का आधार है और इसी पर ये आधारित है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। तो राइट आंसर बताइए आप इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, 2016। यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये कब पारित हुआ? ये 2016 में। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, राइट आंसर बताइए, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। अब शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक हमारा होना चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, यानी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए।
अगला प्रश्न है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। पूछा क्या है आपसे? पूछा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां। ठीक है, आपसे शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो ये है आपका राइट आंसर नंबर 4, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अगला प्रश्न है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, संज्ञान बोध। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, यानी बच्चे जब स्वयं का अनुभव के आधार पर सोचना शुरू कर देते हैं, यानी उनको क्या सोचना है? स्वयं के अनुभवों पर। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, मूर्त सोच। यानी मूर्त का अर्थ होता है जब भी हम किसी चीज़ को वस्तु को देखते हैं फिर उसके बारे में सोचते हैं, तो ये हमारी मूर्त सोच होती है, यानी किसी भी वस्तु से जोड़ करके। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। तो ये क्या होता है आपका? यानी अधिगमकर्ता है, बच्चे हैं, यानी आप किसको सिखा रहे हो और उसकी व्यक्तिगत, यानी प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, यानी व्यक्तिगत क्षमता, किस बच्चे की कितनी क्षमता है और उनकी कठिनाइयों के स्तरों को भी आपको पढ़ाने में ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा, त्रुटि तो होगा ही नहीं, सटीक भी नहीं होगा, चयनित भी नहीं होगा, ये होगा आपका विभेदी अनुदेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अब प्रतिपालन किसे कहते हैं? तो प्रतिपालन का अर्थ होता है अच्छी तरह, यानी अच्छे से सीखना। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, या फिर आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, पूर्व ज्ञान। ठीक है, प्रतिपालन का एक अर्थ पूर्व ज्ञान भी हो सकता है, अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न, जरजोक का ये मानना है कि संज्ञान और भाव, संज्ञान मैंने आपको बता ही दिया है, संज्ञान का अर्थ होता है जानना, होते हैं। तो क्या होते हैं ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, एकीकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी किसी विधि का प्रयोग कर रहा है, अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, प्रतिरूपण। यानी बच्चे ने पहले से कोई कार्य सीखा हुआ है और लेकिन उसमें क्या कर रहा है शिक्षक? सुधार, यानी सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। अनुकरण तो शिक्षक कोई कार्य करे फिर बच्चा उसका अनुकरण करे, और सिर्फ बच्चा ही कार्य करे और शिक्षक उसको देखे, मतलब उसको सिर्फ देखता है, तो ये अवलोकन हो जाता है। और संशोधन, यानी इसको इस तरीके से करना है आपको, लेकिन ये क्या सिखा रहा है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, इसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, सतर्क।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। क्या राइट आंसर होगा आपका? तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, तार्किक। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी आप किस किस का प्रयोग कर रहे हो अधिगम में? है आपका संवर्धन है, दृश्य है, श्रव्य है, स्पर्श है। इसके साथ साथ आप किसका और कर सकते हो? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, गति बोधक। तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रैक्टिस के साथ। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। आपके लाइक कमेंट से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि हमें मतलब बहुत मनोबल मिलता है कि चलो हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए, तो आप कम से कम लाइक कमेंट तो ज़रूर किया करें।